हेलो फ्रेंड्स। विज़न आईएएस का पॉलिटी के लिए मेंस 365 आ चुका है, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न एंड बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड। तो इसमें सेंसरशिप इन इंडिया जो है वो है पहला टॉपिक। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, पहले तो यहाँ पे समझाया गया है कुछ फिलोसोफर्स जिनको आप कोट कर सकते हो, कुछ भी एथिक्स का हो, ऐसे में हो या पॉलिटी में भी हो, तो आप इनको कोट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो फिलोसोफर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपका आता है प्लेटो, जो कि फेवर करते थे सेंसरशिप। फिर आता है सॉक्रेट्स, जो कि प्ली करते थे इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऑफ बाय असर्टिंग दैट फ्री डिस्कशन हैड अ सुप्रीम पब्लिक वैल्यू। तो इनके लिए इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसी तरह मिल के बारे में, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये कहते थे कि एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए ऑफ ओपिनियन ऑन ऑल सब्जेक्ट, मतलब कि टोटल फ्रीडम के ये सपोर्टर थे। तो इस तरह से हमने समझा जो फिलोसोफर्स हैं उनके व्यू इस बारे में। उसके बाद जो इवोल्यूशन है वो देखते हैं। इवोल्यूशन अगर देखेंगे सेंसरशिप रेजिम का, तो वो आपको कॉलोनियल रूल से ही दिखेगा। जो कॉलोनियल रूल के समय ब्रिटिशर्स इन सेंसरशिप को यूज़ करते थे ताकि वो रोक सके किसी भी तरह का रिवॉल्ट या डिस्ट्रप्शन। जैसे कि आपका हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, फिर न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट हो गया 1908 का। उसी तरह प्रेस एक्ट ऑफ 1910। तो 1878, 1908 और 1910 इस तरह से सेंसरशिप ब्रिटिशर्स के समय से ही स्टार्ट हो गया। अगर हम समझे सेंसरशिप होता क्या है, अगर इसका मतलब समझने का कोशिश करें, तो इसमें होगा कि ये किसी भी तरह का प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन सच एज फिल्म, बुक, टेलीविज़न शोज एक्सेट्रा, जो जिसके कारण कुछ थ्रेटन हो, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल या मॉरल ऑर्डर हो। तो मतलब किसी भी तरह का अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे पॉलिटिकल, सोशल या मॉरल ऑर्डर को का डिस्ट्रप्शन हो रहा हो या थ्रेट हो रहा हो, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। ये किसके द्वारा इम्पोज किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लोकल और नेशनल, बाय रिलीजियस बॉडी और बाय पावरफुल प्राइवेट ग्रुप। अगर कोई प्राइवेट ग्रुप है, अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो भी सेंसरशिप लगाने में सक्षम हो जाती है। लेकिन इससे क्या होता है कि एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आर्टिकल 19 जो है उसके अगेंस्ट हो जाता है। उसी तरह बट ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के, या किसी और इंसान के फ्रीडम की बात हो, तो बात है कि पॉलिटिकली अगर देखें तो सेडेशन, ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी के कारण सेंसरशिप लगाया जाता है। तो आप ये ग्रुपिंग कर सकते हो। पॉलिटिकली अगर पॉइंट होगा तो पॉलिटिकल में आएगा सेडिशन, ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी। और अगर आप रिलीजियस रीज़न देखो तो इसमें आएगा आपका ब्लास्फेमी, फिर ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी। इन कारणों से लगाया जाता है आपका ब्लास्फेमी, और हेरेसी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा रिलीजियस रीजन। फिर आपका मॉरल कारणों से भी लगाया जा सकता है। मॉरल क्या होगा इसमें? तो मॉरल में आएगा आपका ऑब्ससेनिटी या इम्पिटी। उसी तरह सोशल है जिसमें आएगा आपका इंसिविलिटी, इरेवरेंस, डिसऑर्डर। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो सेंसरशिप का। अभी जो करंट फ्रेमवर्क है वो क्या है? गवर्निंग मीडिया कंटेंट। इसमें जो जो रूल्स या रेगुलेशन है वो उसमें आपका पहला है आईटी एक्ट, जो कि 2000 का है और कॉन्स्टेंटली ये न्यूज़ में रहता है। दूसरा है आपका केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का। तीसरा है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसमें कि किसी फिल्म का सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि वो किस लेवल के लोग, मतलब किस एज ग्रुप के लोग उसको देख सकते हैं। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर लास्टली अदर्स में आएगा आपको सेक्शन 95 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का। तो इस तरह से हमने समझा जो करंट फ्रेमवर्क है। इसमें आएगा आईटी एक्ट, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, फिर तीसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, चौथा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पांचवा
आपका आएगा जो अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 95 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब समझते हैं नीड क्या है सेंसरशिप का फॉर सोसाइटी एंड कंट्री एज अ होल। तो देखिए, पहला तो आपका स्टेट के सिक्योरिटी, मतलब कि सॉवर्निटी और सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी कोई ऐसा मटेरियल या पब्लिकेशन या मीडिया ना आए पब्लिक के पास जो कि क्रिमिनल हो इंटेंट में या एंटी नेशनल एलिमेंट के द्वारा बनाया गया हो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरा कि ये गारंटी करता है पर्सनल लिबर्टी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी, मतलब कि अगर सेंसरशिप ना हो तो मीडिया को यूज़ किया जा सकता है, किस लिए? तो साइबर बुलिंग, ट्रॉलिंग, ऑफेंसिव और डिफेमेटरी कंटेंट या ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। तो पर्सनल लिबर्टी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है कि जो फेक न्यूज़ है उसको रेगुलेट करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो अगर किसी तरह का रेगुलेशन या सेंसरशिप नहीं होगा तो ऑलरेडी फेक न्यूज़ का स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। फेक न्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चौथा है कि रिलीजियस और एथनिक वायलेंस, मतलब कि कोई ऐसा कंटेंट ना सर्कुलेट हो जिससे कि रिलीजियस या एथनिक वायलेंस बढ़े, मतलब कि कोई ऐसा कंटेंट जिसको देख के लोग के अंदर और गुस्सा भड़ के और वो एक दूसरे पे अटैक करे, बाकी जो रिलीजियस या एथनिक या सोशल ग्रुप है उस पर अटैक करे। तो रिलीजियस या एथनिक वायलेंस को भी रोकने के लिए इसमें आपका हेट स्पीच आएगा या पॉलिटिकली सेंसिटिव एलिमेंट्स या मीडिया आएगा, ठीक है। फिर पांचवा आपका है कि प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को फ्रॉम एक्सपोजर टू साइकोलॉजिकली डैमेजिंग मैटर लाइक ऑब्सीन और वायलेंट कंटेंट या ग्लोरीफाइंग पोर्ट्रेल ऑफ एंटी सोशल या अनहेल्दी बिहेवियर। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो अभी मेंटली इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं कि वो समझ पाए कि ये गलत है, ये सही है, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है। क्योंकि वायलेंस या इस तरह के कुछ कंटेंट्स देखने से उसके दिमाग पे साइकोलॉजिकल बहुत बुरा असर पड़ता है। वो उसका दिमाग इस तरह से रेडी या मैच्योर्ड नहीं है कि वो उसको फ़िल्टर कर सके, ठीक है। तो इसलिए भी ज़रूरी है हमारा सेंसरशिप बेसिकली टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। तो पांचवा पॉइंट है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। छठा पॉइंट है कि इंक्रीज सोशल सॉलिडरिटी, यानी कि बाय अवॉइडिंग इंसल्ट्स टू शेयर्ड वैल्यूज़ जैसे प्रोहिबिशन ऑन फ्लैग बर्निंग, मतलब कि अगर हमारे झंडे, हमारे राष्ट्र ध्वज को जलाया जाएगा तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा, और इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए भी सेंसरशिप इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि इश्यूज़ क्या हैं, इश्यूज़ क्या क्या निकल के आ रहे हैं रिलेटेड टू सेंसरशिप, तो उसमें आपका आएगा कि थ्रेट टू डेमोक्रेसी एज इट में डिस्करेज डिसेंट। दूसरा पॉइंट है कि डिप्राइव सिटीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि देखिए हमारा देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे लोग फ्री हैं, तो इनके पास फ्रीडम होना चाहिए अपने व्यूज़ को आसानी से अपने मीडिया को मतलब चाहे वो व्यूज़ हो या मीडिया हो या बाकी कंटेंट हो उसको सर्कुलेट करने का। तो कई बार क्या होता है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाते हुए सरकार ऐसे चीज़ों पे भी सेंसरशिप कर देती है जो कि जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये डेमोक्रेसी को एक जैसे थ्रेट है। दूसरा पॉइंट है कि जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे इंडिया के बेसिक जो राइट्स मिले हैं उनको, तो उसमें एक राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपका इम्पैक्ट पड़ता है। जो आर्टिकल 19 में बात की गई है, जो फ्रीडम्स दिए गए हैं उसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा सेंसरशिप के कारण। तीसरा पॉइंट है कि ये क्रिएट करता है फ्रीडम एंड पर्सनल ऑटोनॉमी, मतलब हर एक इंसान को एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलना चाहिए, एक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए जिससे कि वो आसानी से बिना डरे, ठीक है। अभी बहुत सारे केसेस आते हैं कि कोई भी नई फिल्म आती है तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कंट्रोवर्शियल आ ही जाता है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे वो निकल ही जाते हैं, स्पेशली अगर हिस्टोरिकल मूवी है, जो ऐसे लोग निकल ही जाते हैं जो उसका विरोध करते हैं। तो जो एक ऑटोनॉमी और पर्सनल फ्रीडम है किसी डायरेक्टर का या किसी राइटर का, वो इससे इम्पैक्ट करता है। चौथा है कि ये प्रमोट करता है एनवायरनमेंट ऑफ इंटॉलरेंस टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एंड न्यू आइडियाज़, मतलब कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है नए नए आइडियाज़ जनरेट हो, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा सेंसरशिप होगी तो वो जो न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में हिंड्रेंस होगा, और दूसरा एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा जिसमें कि टॉलरेंस को आप ज़्यादा
वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उल्टे इंटॉलरेंस बढ़ेगा लोगों में, क्योंकि किसी भी तरह की ऐसा कोई कंटेंट है जिससे जिससे उनको ज़रा सा भी हर्ट होगा तो वो उसके अगेंस्ट बोलने लगेंगे, धरना देने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका सप्रेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइस। देखिए कुछ जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी का सोच अलग होता है, लेकिन जो माइनॉरिटी है या जो मार्जिनलाइज्ड है उनका व्यू अलग होता है। तो जरूरी है कि जो मार्जिनलाइज्ड के भी व्यू हैं या उनका भी जो कंटेंट है उसका भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि सप्रेस किया जाए मार्जिनलाइज्ड वॉइस को। ठीक है, छठा पॉइंट है कि रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा टेलीविज़न। अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगा रहे हैं तो हम हमारे ही देश के ग्रोथ को एक तरह से सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है इंडियन सिनेमा या टेलीविज़न का वो रुक जाएगा। अभी ऐसा दुनिया हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो चुका है कि कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ज़रूरी है कि हम सेंसरशिप लगाएं, लेकिन एक लिमिट में, एक तरीके से। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा ये आपका छठा पॉइंट होगा। फिर सातवां पॉइंट होगा कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में आपका होगा लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज, पोटेंशियल फॉर मिसयूज, ओवर रेगुलेशन एंड अब्यूज, सेंसरशिप कंटेंट में मूव अंडरग्राउंड। देखिए चक्कर ये है कि अगर आप किसी को ज़्यादा रेगुलेट करते हो, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। सर्कुलेशन तो होगा लेकिन सामने नहीं होगा, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। दूसरा अगर जो थ्रेट है इसका ये है कि ओवर रेगुलेशन का। अगर कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि ये गलत है ये सही है और आप अपने मन के अनुसार सेंसरशिप लगा रहे हो, तो चीज़ें ओवर रेगुलेटेड भी हो सकती है, और दूसरा इस सेंसरशिप का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो यही बात इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में आपका आएगा। तो अब बात है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सेंसरशिप तो जरूरी है एक लिमिटेड स्केल पे, तो आगे कैसे बढ़ा जाए, तो उसमें आपका आएगा सेल्फ रेगुलेशन। ज़रूरी है कि हम अपने जो राइटर्स या जो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं उनको सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ज़्यादा मोटिवेट करें, इंस्टेड ऑफ ऊपर से इन्फोर्स करने का रेगुलेशन को। तो सेल्फ रेगुलेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। दूसरा कि ग्रांटिंग सिटीजन्स द राइट टू चूज़ एंड कंज्यूम, मतलब कि हमारी जो सिटीजन है या जो व्यूअर है वो खुद मैच्योर्ड एनफ है कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो एक तरह से सिटीजन को भी एक राइट मिलना चाहिए, राइट टू चूज़ एंड कंज्यूम कंटेंट थ्रू स्टेप्स सच एज यूसेज ऑफ कंटेंट वार्निंग। मतलब कि अगर ऐसा कोई प्रोवोकेटिव या उस तरह का मीडिया है तो वार्निंग का प्रोविज़न होना चाहिए कि जो व्यूअर हैं वो खुद डिसाइड कर सके अपने लिए। फिर तीसरा है कि प्रमोट करना प्रोफेशनल एजुकेशन इन मिड द मीडिया, जैसे कि हमारे जो GS4 है उसमें एथिक्स पढ़ते हैं, उसी तरह मीडिया के लिए भी कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन में भी मीडिया में एथिक्स का या कोडिफाई करना मीडिया लॉज, इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। चौथा है कि अडॉप्ट करना प्रोएक्टिव या नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स टू एड्रेस हेट स्पीच। मतलब कि हेट स्पीच को एड्रेस करने के लिए बाकी भी तरीके हैं, जैसे प्रोएक्टिव या नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स, जैसे कि पब्लिक एजुकेशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया। देखिए जब पब्लिक एजुकेशन होता है या बच्चों को हम पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से ही, तो उनका माइंडसेट और वो बहुत मैच्योर्ड तरीके से चीज़ों को समझते हैं। ये सारे स्टेप्स बेटर हैं इंस्टेड ऑफ कि हम ओवर द टॉप सेंसरशिप लगाएं। तो इस तरह से हमने सेंसरशिप को पूरी तरह समझ लिया इन टर्म्स ऑफ क्या जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं उनका व्यूज़, फिर आपका सेंसरशिप कैसे आगे बढ़ा उसका पूरा रेगुलेशन वो भी समझ लिया हमने। उसके बाद जो करंट फ्रेमवर्क है गवर्निंग मीडिया कंटेंट वो समझा, फिर नीड क्या है सेंसरशिप का, फिर प्रिवेलेंट इश्यूज प्रॉब्लम्स क्या क्या, और फिर वे फॉरवर्ड। तो इस तरह से सेंसरशिप आपका हो गया। थैंक यू सो मच।